नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक कौन रहता है? गोपाल रहता है, जिसका शासनकाल कितना रहता है? 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि पाल वंश का उदय कब होता है? तो पाल वंश का उदय तब होता है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारतीय प्रायद्वीप में अराजकता का माहौल फैल जाता है और इसी अराजकता का फायदा उठा के अरब आक्रमण होता है। और अरब वासी जो शासक रहते हैं वो कुछ क्षेत्रों में अधिकार करते हैं और बाकी क्षेत्र छोड़ देते हैं। जैसे सिंध पे अधिकार कर लेते हैं, पंजाब पे अधिकार कर लेते हैं, श्रीनगर पे अधिकार कर लेते हैं और बाकी प्रदेशों को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो उन प्रदेशों में अराजकता का माहौल रहता है। तब जो है भारतीय प्रायद्वीप में 3 वंशों का उदय होता है। जो 3 वंश कौन थे? ध्यान दीजिएगा, वो 3 वंश थे। प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश गुजरात में, दूसरा रहता है राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्कन में, और तीसरा रहता है बंगाल के पाल वंश। तो इन्हीं पाल वंश के बारे में, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग बंगाल के पाल वंश के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब हम लोग इंडियन एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे और तब हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे कि इसमें रहता कौन कौन है, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, उसके बाद सबसे पहले कौन शामिल होता है और विजेता कौन रहता है। फिलहाल हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग बंगाल के पाल वंश के बारे में ही देखेंगे। तो गोपाल के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखना है और कुछ याद रखना नहीं है। क्या याद रखना है? इसका शासनकाल रहता है वो, और दूसरा चीज़ कि ये एक विद्यालय स्थापित करवाता, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कहाँ पर? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में एक विद्यालय स्थापित करवाता है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थापित करवाता है। और इसी उदंतपुरी विश्वविद्यालय के अतीश दीपंकर एक छात्र रहते हैं जो बाद में चल के प्रधान आचार्य बन जाते हैं। प्रधान आचार्य बन जाते हैं। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट याद रखिएगा कि अतीश दीपंकर उदंतपुरी विश्वविद्यालय के छात्र रहते हैं जो बाद में चल के प्रधान आचार्य बन जाते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय है कहाँ? बिहार शरीफ में। ठीक है, ये गोपाल जो रहता है ये गोपाल अपनी राजधानी मुंगेर बनाता है। कहाँ बनाता है? मुंगेर बनाता है। और आधुनिक भारत में मीर कासिम मुंगेर से मुर्शिदाबाद बनाता है। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर लेके जाता है। कौन? मोहम्मद बिन मीर जाफर और मीर कासिम रहता है। मोहम्मद बिन कासिम तो यहाँ अरब आक्रमण में हो गया। चलिए, इतना फैक्ट याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है और कुछ है भी नहीं। अब इसके दूसरे शासक के बारे में आते हैं। जो महानतम शासक रहता है वो रहता है धर्मपाल। कौन रहता है? धर्मपाल रहता है। ये क्या करता है? इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी रहता है और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाता है। कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, और ये 200 गांव भी दान देता है। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम किया था। कुमारगुप्त
गुप्त फर्स्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसमें 200 गांव दान देता है। कौन देता है? धर्मपाल देता है। ठीक है। इसके शासनकाल में 2 कवि रहते हैं, हरिभद्र जो बौद्ध विद्वान रहते हैं, और दूसरा रहता है सुड्ढल जो धर्मपाल को परम सौगात कहता है, परम सौगात की उपाधि देता है। किसको? धर्मपाल को। ठीक है। परम सौगात की उपाधि, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, परम सौगात की उपाधि खुद ये लिया रहता है। सुड्ढल इसको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि देता है। शोढल जो है इसको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि देता है। किसको? धर्मपाल को। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, धर्मपाल के बारे में हम लोग इतना फैक्ट देंगे। अब इसके बाद देखते हैं देवपाल के बारे में। ठीक है। तो देवपाल का शासनकाल 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक रहता है। ठीक है। देवपाल भी अपनी राजधानी को मुंगेर ही रखता है, और ये विस्तारवादी नीति का पालन करने वाला होता है। विस्तारवादी नीति का पालन करने वाला होता है। कौन? देवपाल। इसी नीति को पालन करते हुए कामरूप असम के प्राग्ञ ज्योतिषपुर और कामरूप असम के प्राग्ञ ज्योतिषपुर से लेकर नेपाल, उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का विस्तार करवाता है। कौन? देवपाल। और देवपाल के शासनकाल में सुलेमान आता है। सुलेमान एक यात्री रहता है, वो आता है। ठीक है। जो देवपाल के बारे में अच्छे से बताता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, सुलेमान देवपाल के बारे में जानकारी देता है। अब देवपाल की मृत्यु हो जाती है। देवपाल की मृत्यु के बाद एक शासक बनता है, देवपाल के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा देवपाल के बारे में, कि जावा मतलब इंडोनेशिया, वर्तमान इंडोनेशिया, उस समय जावा के बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा विश्वविद्यालय में 5 गांव दान देता है। किसके कहने पर? जावा के बलपुत्र देव के कहने पर। ठीक है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला होता है। देवपाल जो होता है बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है। अब इसके बाद एक शासक आता है, वो होता है महिपाल प्रथम। कौन होता है? महिपाल प्रथम होता है। तो महिपाल प्रथम का शासनकाल 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक रहता है। महिपाल का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक। और देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो जाता है। मतलब महिपाल के शासन में पाल डायनेस्टी का, पाल वंश का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है। ये क्या करता है महिपाल? दूसरी बार पाल वंश का
स्थापना करता है। तो ये कह सकते हैं द्वितीय पाल संस्थापक कौन रहता है? महीपाल प्रथम रहता है। द्वितीय पाल संस्थापक कौन रहता है? महीपाल प्रथम रहता है। अब पाल वंश के बारे में 2-3 याद ही रहते हैं। कौन? शांत रक्षित, अतिश दीपंकर, ठीक है। शांत रक्षित, अतिश दीपंकर ये तिब्बत जाते हैं। कब जाते हैं? तिब्बत जाते हैं बौद्ध भिक्षु बन के। किस वंश के शासनकाल में? पाल वंश के शासनकाल में। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। महीपाल की मृत्यु कब होती है? जब 1023 ईस्वी में राजेंद्र चोल बंगाल पे आक्रमण करता है और महीपाल को पराजित कर देता है। क्या करता है? महीपाल को पराजित कर देता है। इस वजह से 1038 ईस्वी में महीपाल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। 1038 ईस्वी में महीपाल की मृत्यु होती है। इसी के साथ ही पाल वंश का पतन हो जाता है बिहार से। 1038 ईस्वी में पाल वंश बिहार से एकदम खत्म हो जाता है। कुछ फैक्ट है जिसको बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, अलग से नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के, कि दया भाग के जन्मदाता जिमूत वाहन, जिन्होंने दया भाग लिखा था एक किताब, ये पाल वंश के ही शासनकाल में रहते हैं। तारानाथ तिब्बती लेखक रहते हैं, जो रामपाल चरित्र, तारानाथ रामपाल चरित्र के लेखक संध्याकर, मतलब संध्याकर द्वारा लिखी गई रामपाल चरित्र में हीरो किसको बताते हैं? हीरो बताते हैं रामपाल को, हीरो बताते हैं, ठीक है। और इसी रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? रामपाल रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्षेत्रीय राजवंश, बिहार के कुछ क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखते हैं। तो मिथिला के कर्नाट वंश, तो कर्नाट वंश की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? रामपाल के शासनकाल में। न्यायदेव जो रहता है रामपाल के शासनकाल में 1097 ईसा पूर्व में मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना करता है। और इसके शासनकाल में नेपाल का कुछ क्षेत्र भी इसके अधीन रहता है। और ये न्यायदेव कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करता है। कौन? न्यायदेव, ठीक है। न्यायदेव का शासनकाल 1097 से 1147 ईस्वी तक रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा। मिथिला के कर्नाट वंश में न्यायदेव का शासनकाल 1097 से 1147 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद इसका एक पुत्र आता है गंगदेव। कौन? गंगदेव। ये क्या करता है? सिमरावगढ़
की राजधानी बनवाता है। गंगदेव क्या करता है, सिमरावगढ़ को राजधानी बनवाता है। गंगदेव सिमरावगढ़, जो कहाँ है अभी, नेपाल में। और इसी गंगदेव के समय बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है। कहाँ, बिहार में। ठीक है, बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है। तो गंगदेव के बाद कर्नाट वंश में नरसिंह देव रहता है, NR सिंह रहता है। नरसिंह देव शासक रहता है बिहार में, जो नजराना देता है, मतलब कुछ पैसे देता है और उसको संतुष्ट करवा लेता है। इसके बाद भी तब तक बख्तियार खिलजी ठीक है, नरसिंह देव प्रथम कुछ नजराना देकर उसको संतुष्ट करता है बख्तियार खिलजी को। फिर इसके बाद राम सिंह एक शासक रहता है, राम सिंह। राम सिंह के समय में तुगरिल तुगन आक्रमण करता है, जो राम सिंह क्या करता है, इसको पर मार के भगा देता है बंगाल से। ठीक है, एक और शासक है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, मिथिला के कर्नाट वंश के ही एक शासक हैं, जिसके समय में गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण करता है और पराजित करता है। गयासुद्दीन तुगलक किसके समय में आक्रमण करता है, तो ये हरि सिंह के समय में, हरि सिंह के समय में आक्रमण करता है और इसको पराजित कर देता है। और इसके जगह जो है स्थानीय व्यक्ति अहमद को, वहाँ के एक व्यक्ति रहता है अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि नियुक्त करके चला जाता है। केंद्रीय प्रतिनिधि नियुक्त करके चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हरि सिंह के समय गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण किया था और नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था। ठीक है, और एक और फैक्ट रहता है कि कौन है जो मिथिला समाज को नया स्वरूप देता है। ये प्रश्न बन जाता है, निम्न में से कौन मिथिला समाज को एक नया स्वरूप दिया, तो वो रहता है हरि सिंह ही रहता है, हरि सिंह ही रहता है। अब कर्नाट वंश के समय पूर्णिया और चंपारण तक क्षेत्र इसके शासनकाल में रहता है। मिथिला के कर्नाट वंश में पूर्णिया और चंपारण ही रहते हैं कर्नाट वंश के अधीन। और इन्हीं के समय में ओइनारा वंश राज्य स्थापित होता है, जो 1393 ईस्वी तक संघर्ष रहे। 14वीं ईस्वी के ओइनवार वंश रहते हैं, जो 1393 ईस्वी तक रहते हैं। और इनका उसके बाद 14वीं सदी के अंत में पतन हो जाता है। ठीक है, ये इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और इसी समय विद्यापति रहते हैं, जो कीर्तिलता के रचयिता, रहते हैं। ठीक है, विद्यापति किस समय रहते हैं, कर्नाट वंश के समय में। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ अन्य विशेष तथ्य में। एक वंश रहता है वैनवार वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैनवार वंश का उदय तब होता है जब तिरहुत में मुसलमानों का अधिकार हो जाता है, तो वैनवार वंश की स्थापना होती है। ठीक है,
इसके शासक रहते हैं शिव सिंह। शिव सिंह वैनवार वंश के संस्थापक रहते हैं। और इन्हीं की छत्र छाया में विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता का रचना किया। ठीक है। महेश ठाकुर, महेश ठाकुर जो थे, इसके बाद एक आता है महेश ठाकुर। महेश ठाकुर ये क्या रहते हैं? दरभंगा राज्य के संस्थापक रहते हैं महेश ठाकुर। ठीक है। जो मिथिला के सामाजिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महेश ठाकुर दरभंगा राज्य के संस्थापक रहते हैं। और दरभंगा राजवंश में ही चंदेश्वर का काल 14वीं सदी माना जाता है। ठीक है। दरभंगा राज्य में ही चंदेश्वर एक शासक रहता है जो 14वीं सदी में रहता है। ठीक है। चंदेश्वर प्रारंभ में कृत्य रत्नाकर का संकलन किया। ये क्या किया? कृत्य रत्नाकर का संकलन किया प्रारंभ में। ठीक है। और कृत्य रत्नाकर के अनुसार ये बताया जाता है कि विष्णु हरि तथा शिव के उपासक थे। विष्णु हरि जो मिथिला के लोग थे, मिथिलावासी, वो विष्णु या शिव के उपासक थे। ठीक है। इसके बाद एक वंश आता है चेरो राजवंश। चेरो राजवंश, तो चेरो राजवंश में देख लेते हैं, जब पाल वंश का पतन होता है तो उसी समय चेरो राजवंश का उदय होता है। चेरो राजवंश के समय शाहाबाद, सारण, चंपारण, कहाँ? शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू में आधारशिला रखती है, जो 300 वर्षों तक शासन करता है। ये क्या रहता है? जनजातीय रहता है, जनजातीय राज्य रहता है। कौन? चेरो राजवंश। चेरो राजवंश में एक शासक रहता है, कौन? फूलचंद। फूलचंद जो क्या करता है? जगदीशपुर मेला शुरू करता है। ठीक है। जगदीशपुर मेला कौन शुरू करता है? चेरो राजवंश के फूलचंद ने। और इसी चेरो राजवंश का एक शासक, महान शासक मेदिनी राय रहता है। कौन? मेदिनी राय रहता है। ठीक है। गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक, गया, दाऊदनगर और अरवल का क्षेत्र इसके अधीन रहता है, मेदिनी राय के अधीन रहता है। मेदिनी राय के बाद इसका बेटा प्रताप राय शासक बनता है। और इसके समय, प्रताप राय के समय 1660 ईस्वी में बिहार जो है मुगलों के अधीन आ जाता है। मुगलों के अधीन आ जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं नुहानी वंश। एक वंश क्या आता है? नुहानी वंश आ जाता है। नुहानी वंश, तो नुहानी वंश में सिकंदर लोदी लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि करता है और मुंगेर क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित करता है। मुंगेर को क्या करता है? बिहार एवं बंगाल का सीमा बना देता है। कौन? सिकंदर लोदी। ये फैक्ट याद रखिएगा। नुहानी वंश के समय 1504 ईस्वी में एक संधि करता है और मुंगेर को
बिहार और बंगाल का सीमा बना देता है। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार एक और चीज़ पता चलता है कि हुसैन शाह शर्की को पराजित कर दरिया खानुहानी सिकंदर लोदी ने क्या करता है, सिकंदर लोदी ये बिहार शरीफ अभिलेख से बिहार शरीफ लेख से पता चलता है कि सिकंदर लोदी दरिया खां नुहानी को बिहार में नियुक्त किया, बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है। कब नियुक्त करता है? जब हुसैन शाह शर्की को पराजित कर देता है। हुसैन शाह शर्की को पराजित कर देता है, तब दरिया खानुहानी को बिहार का प्रभार देता है। और दरिया खानुहानी 1553 ईस्वी तक काम करता है, अपनी मृत्यु के समय तक। ठीक है, दरिया खानुहानी क्या करता है, 1553 ईस्वी अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी बना रहता है। इसके बाद देखते हैं, दरिया खानुहानी के बाद मृत्यु के बाद बहार खानुहानी बिहार का शासक बनता है। कौन बनता है? बहार खां नुहानी शासक बनता है। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की फर्स्ट बैटल 1526 ईस्वी में बहार खां ने मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार स्वतंत्रता स्थापन की। बिहार खां ने मोहम्मद शाह नुहानी का नाम लेके स्वतंत्र सत्ता का स्थापना किया। कहाँ? बिहार में। कौन? तो बहार खां नुहानी ने। ठीक है, अब बहार खां नुहानी जो रहता है वो 1528 ईस्वी में कनकपुरा का युद्ध होता है। किनके बीच? बहार खां नुहानी और इब्राहिम लोदी। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। ठीक है, 1528 ईस्वी में कनकपुरा के युद्ध में इसको पराजित करता है, इब्राहिम लोदी को। और फिर 1528 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको पराजित करने के बाद ये डेथ कर जाता है। और फिर इसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खान शासक नियुक्त होता है, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां का संरक्षण नियुक्त हुआ। जलाल खान का संरक्षक कौन रहता है? इसी समय जब बहार खां लोहानी मृत्यु हो जाता है तो ये इसका संरक्षक नियुक्त करता है। किसको? फरीद खान को। फरीद खान उर्फ शेर खान को इसका संरक्षक नियुक्त करता है। ठीक है, अब जब शेर खान संरक्षक नियुक्त हो जाता है तब क्या होता है? 1532 ईस्वी दौरा का युद्ध होता है। अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर हुमायूं, दौरा के युद्ध किसके बीच होता है? हुमायूं और अफगान के बीच, जिसमें हुमायूं जीतता है और बिहार के कई क्षेत्रों पर आधिपत्य बना लेता है। ठीक है, और ये चीज़ याद रहे कि नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खान को लेकर जलाल खान को लेकर नुहानी सरदार पलायन कर जाते हैं नेपाल की तरफ। जब ये नेपाल की तरफ पलायन कर जाते हैं तब जलाल खान, ठीक है, जलाल खान के जाने के बाद शेर खान हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है
और अपना शासन प्रारंभ कर देता है बिहार में। ठीक है, बिहार में शासन प्रारंभ कर देता है हजरत के आला उपाधि धारण करने के साथ। तो ये प्रश्न बन सकता है कि शेर शाह सूरी बिहार का शासन संभाला तो निम्न में से कौन सा उपाधि लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो उपाधि क्या लिया था, हजरत ए आला की उपाधि लिया था। ठीक है, और इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था बौद्ध एवं गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनाव माहौल बन जाता है, फिर अराजकता का माहौल आता है। तब तुर्क आक्रमण बिहार में शुरू होता है और तुर्क आक्रमण के बाद के साथ ही बिहार में मध्यकाल का शुरुआत होता है। तुर्क आक्रमण के बाद मध्यकाल मतलब मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत होता है, जो आगे आप लोग को बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है।